मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी का गौरव, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भारत कला भवन, इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर कल्याण कृष्ण जी। गुरुदेव प्रणाम। नमस्कार। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने शिक्षा के माध्यम से काशी में रह करके अपनी सेवा दी है, तो निश्चित रूप से उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और गुरुदेव, आपके दादाजी जिनका कि भारत कला भवन में विशेष रूप से योगदान रहा है, उन्हीं द्वारा निर्मित है जी, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपसे कुछ जानने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि मुझे और हमारे दर्शकों को भारत कला भवन को लेकर के बहुत कुछ जानने के लिए नई चीजें प्राप्त होंगी। तो गुरुदेव, आपको ध्यान में रखता हुआ मैं आपसे जानना चाहूंगा, काशी को संस्कृति की राजधानी कहा जाता है। इस संदर्भ में भारत कला भवन की क्या भूमिका है, आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करिएगा। भारत कला भवन जी ऐसा विशाल एक संग्रह है जी, जो मेरे दादाजी की सूझबूझ और उनकी सोच का नतीजा है जी। यहाँ 1,10,000 से ज्यादा वस्तुएं हैं जी और उनका विस्तार बहुत है। चित्रकला, पुराने चित्र, पुराने वस्त्र, मूर्तियां, मृण मूर्तियां, इसके बाद जो मुगल गहने थे, ज्वेलरी, और उसमें रूबी है जो जहांगीर शाहजहां ने उसका इस्तेमाल किया था, या जहांगीर का अफीम का प्याला है, और एक है जो उसके पूर्वजों का था, जो जहांगीर अपने पूर्वजों की चीजों को एकत्रित करता था। उसके अलावा बहुत से आभूषण भी हैं, बनारस की मीनाकारी, और उसके अलावा वस्त्र बनारस के और पूरे भारतवर्ष के जी। इसके अलावा सिक्के, और ये तो अन्य संग्रहालयों में भी मिल जाते हैं जी। यानी कम बेस, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, इस तरह। लेकिन जो काशी की संस्कृति का कला भवन में सबसे बड़ा योगदान है जी, वो काशी की जो साहित्य परंपरा रही है जी, उसमें वहाँ विभिन्न लेखकों की पांडुलिपियां हैं जी। बनारस से नहीं, उसमें महादेवी जी, सुमित्रानंदन पंत जी, इन सब की भी पांडुलिपियां हैं जी। और बड़ा गोदान की पांडुलिपि है। और ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो विश्व प्रसिद्ध कहानी है जी, उसने कहा था, उसकी पांडुलिपि है। अच्छा। और मूल पांडुलिपि में जो उन्होंने लिखा है और जो कहानी प्रकाशित हुई है, उसमें काफी अंतर दिखाई देता है। तो इस तरह से ये जो बनारस की और भारतीय संस्कृति है जी, उसको संजो कर रायकृष्ण दास जी ने यहाँ रखा है, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां उसका उपयोग कर सकेंगी, उसका महत्व समझ सकेंगी। और धन्यवाद गुरुदेव, जिस तरीके से आपके दादाजी ने काशी में रह करके एक दिव्य भारत कला भवन का निर्माण किया, तो आने वाली पीढ़ियां कहीं न कहीं उनको हमेशा निश्चित रूप से याद करती रहेंगी। और गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत कला भवन की स्थापना की प्रेरणा क्या थी और इसके पीछे कौन सा सांस्कृतिक दृष्टिकोण काम कर रहा था? आपके इस प्रश्न के उत्तर में मैं रायकृष्ण दास जी का जो पारिवारिक था जी परिप्रेक्ष्य, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हम लोग मुगल दरबार में बहुत बड़े सामंत थे, 5,000 मनसबदार थे
जी। बंगाल और बिहार के नायब सूबेदार के रैंक के थे। बाद में पटना से हमारे एक पूर्वज राजा पट्नीमल काशी आ गए और यहीं बस गए। जी। हमारे यहाँ जो अभी उपलब्ध है, राजा ख्याली राम एक पूर्वज थे, उन्होंने भागवत चित्र माला बनवाई। अभी मैंने बात किया राजा पट्नीमल जो काशी आए थे, उन्होंने रामायण की एक प्रति चित्रित कराई और वे खुद भी फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे। जी। उनका योगदान समाज के लिए बहुत अधिक है। वो 1800 से 1825 के बीच में उन्होंने उस समय कुछ नहीं तो 20 से 25 लाख रुपए का समाज सेवा और धार्मिक कार्य किया। जी। उस समय हाँ, उस समय में जी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नीलाम कर रही थी तो कृष्ण जन्मभूमि खरीदा, जिसे बाद में मालवीय जी के कहने पर मेरे दादाजी ने न्यास को दे दिया। बनारस उत्तर प्रदेश और बिहार को कर्मनाशा नदी विभक्त करती है। कर्मनाशा के बारे में यह प्रचलित है कि उसका पानी छू जाने से आपके सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो राजा साहब ने देखा, राजा पट्नीमल जी ने, कि जो पैसे वाले लोग हैं वो घोड़े पर, हाथी पर, और नहीं हुआ तो गरीब मजदूरों के कंधे पर चढ़ के उसको पार करते हैं। इस पर पुल बनवाने का प्रयास नाना फडणवीस, अहिल्याबाई आदि बड़े बड़े लोगों ने किया था, परंतु वो सफल नहीं हुआ। जी। यह नदी बरसात के समय बहुत वेगवान हो जाती है। तो मेरे पूर्वज ने देखा ये, तो उन्होंने उस समय जेम्स प्रिंसेप जो बनारस में थे, बनारस मिंट में, उनको ये कार्य सौंपा और उन्होंने नौबतपुर में ये इस पुल का निर्माण किया और 200 साल हो गया, आज भी वो पुल वैसे ही खड़ा है। उसके बाद उन्होंने मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार आदि में बहुत से निर्माण कार्य किए। तो एक परंपरा तो परिवार में थी। उसके बाद उन्होंने संग्रह भी बहुत किया था। दुर्भाग्यवश जो पुस्तकालय था उनका, वो नष्ट हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी उस पर बहुत दुख व्यक्त किया था। जी। उसका एक चित्र परिवार में बचा था। ये जहांगीर काल के बहुत प्रसिद्ध चित्रकार बिशन दास द्वारा आगरा के में रहने वाले संत शेख फूल के आश्रम का चित्र बनाया है, जिसे विद्वान मुगल चित्र कला का अद्भुत उदाहरण मानते हैं और मानते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ 10-12 मुगल चित्र हैं उनमें से एक है। तो मेरे दादाजी को रक्तगत ये सब बातें मिली जी। और बड़ा, मैंने, ये लोग नहीं जानते होंगे कि जब वो छोटे थे तो उन्हें चित्रकारी का बड़ा शौक था, बनाते थे, लेकिन वो सामंतवादी परिवेश था और उसमें इसको थोड़ा हेय समझा जाता था, तो उनको जबरन उससे विमुख किया गया। तो दादाजी ने थोड़ा थोड़ा संग्रह करके रखा था अपने घर में। जी। फिर उनका विचार हुआ कि इसको लोगों के लिए उपलब्ध किया जाए। उन्होंने 1920 में भारत कला परिषद या कला परिषद नाम से एक संस्था बनाई, जिसमें इन वस्तुओं को दान दे दिया। इस भारत कला परिषद के अध्यक्ष कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर थे और उपाध्यक्ष उनके भतीजे आचार्य अवनीन्द्रनाथ टैगोर थे। फिर 2 वर्ष बाद 1922 में कविगुरु ने आदेश दिया। पहले शुरू में ये संगीत और कला दोनों का था। संगीत की शिक्षा दी जाती थी, चित्रकला की शिक्षा दी जाती थी। कविगुरु ने कहा कि इसमें से संगीत हटा दो और अपना ध्यान कला की ओर केंद्रित करो। तो संगीत का पाठशाला बंद हो गई और कला की ओर रहे।
तो धीरे धीरे संग्रह काफी बड़ा हो गया और घर में उतना स्थान नहीं था। तो 1922 में गोडोलिया पर जो मारवाड़ी अस्पताल है उसके सामने एक भवन का हिस्सा किराए पर लिया गया और वहां प्रदर्शित हुआ। फिर वहां से वो सेंट्रल हिंदू स्कूल स्थानांतरित हो गया, यहाँ कुछ कमरों में उनको प्रदर्शित किया गया। बाद में 1950 में गोविंद मालवीय जी की प्रेरणा से वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आ गया और प्रारंभ में कृषि संस्थान में ऊपरी मंजिल पर था, बाद में मालवीय भवन में आया और 1950 में ही रथ यात्रा के दिन जवाहरलाल जी नेहरू ने इसके भवन का शिलान्यास किया। इसमें एक बात मैं भूल गया था जी, जो कला परिषद था ये नागरिक प्राणी सभा में जब था तो वहाँ इसका नाम भारत कला भवन हो गया था। वहाँ ये 1929 में जी था और कई साल तक था, वहीं से काशी हिंदू विश्वविद्यालय आया, नागरिक प्राणी सभा से जी। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी की कला परंपरा को समझने में यह संग्रहालय कितना महत्वपूर्ण है। बनारस की जो भी कलाएं हैं जी उसकी पर्याप्त सामग्री यहाँ उपलब्ध है और मेरे दादाजी ने बनारस में जो मुगल शैली का घराना था जी वो यहाँ 1780 वाले दशक में मुगल युवराज शाहजादा आ गया था, वहां से भाग के दिल्ली से। वो वहाँ बहुत उसको पसंद नहीं आया था मराठों का बहुत हस्तक्षेप। तो जवां वक्त तो उसके साथ चित्रकार भी आए थे, उनमें एक लाल जी मुसव्विर था जो अपने को शाहजहां काल का बहुत प्रसिद्ध चित्रकार होनहार से जोड़ता था। तो उससे स्थानीय कलाकारों ने शिक्षा ली। उसमें एक जो घराना था उसके एक चित्रकार को अपने यहाँ कला भवन में रखा जी और उमर खयाम, चित्रमाला और भी बहुत से चित्र बनवाए। उनके बाद उनके पुत्र कला भवन में रहे, उनके पुत्र के बाद उनके पौत्र कला भवन में रहे। तो ये एक तो बनारस में जो मुगल शैली चल रही थी उसके अध्ययन का केंद्र था। और भी बहुत सी सामग्रियां यहाँ हैं जो अब प्रिंसेप ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बनारस के का एक नक्शा बनाया था जी, वो नक्शा भी यहाँ पर है। तो आपको मालूम है, उसको देखने से मालूम पड़ेगा कि पिछले 200 साल में क्या विस्तार हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो इस तरह की बहुत प्रचुर सामग्री वहाँ है। काशी साहित्यिक सामग्री तो है ही है और उसके अलावा कला वहाँ बनारस से की जो बहुत प्रसिद्ध मूर्तियां हैं वो हैं, जिनमें कार्तिकेय है, गोवर्धन धारी कृष्ण है और अन्य भी हैं बहुत सी। अभी आप कुछ नाम बता रहे हैं गुरुदेव, तो आगे मैं आपसे उसी बात को ध्यान में रखता हुआ जानना चाहूंगा कि भारत कला भवन के प्रमुख संग्रह में कौन सी सबसे अनूठी चीजें हैं। देखिए यहाँ तो बहुत सी हैं, एक कहना तो बहुत मुश्किल है। अब मूर्तियां लें तो उसमें मथुरा में कुषाण काल की प्रसादिका है जी, फिर गुप्त काल में आए तो मैंने बताया था बनारस में बनारस से प्राप्त कार्तिकेय है और बकरिया कुंड से प्राप्त कृष्ण की गोवर्धन धारण मूर्ति है। उसके अलावा चित्रों में लें तो ऐसे उस काल के बहुत से बनारस के चित्र हैं, वस्त्र बहुत से हैं, बहुत श्रेष्ठ किमखाब और तरह के वस्त्र हैं। तो इस तरह से और हमारा जो ज्वेलरी है उसमें विलक्षण विलक्षण चीजें हैं।
जो मैंने पहले कहा कि मुगल बादशाहों द्वारा जो प्रयोग में लाई गई थी उनमें इंस्क्रिप्शन है वो हैं। और एक बहुत सुंदर राजा पत्नीमल का मीनाकारी का हुक्का बेस है जिसे आचार्य कुमार स्वामी ने भी प्रकाशित किया था। इस तरह से एक दो वस्तु नहीं बता सकते, वहाँ सैकड़ों वस्तुएं हैं जो अपने उत्कृष्ट हैं, जिनकी तुलना नहीं की जा सकती। गुरुदेव, आपने नाम तो बहुत सारी बताया, बेशक वहां पर हैं, लेकिन क्या वहां ऐसी कोई दुर्लभ आकृतियां हैं जो काशी की विशिष्ट पहचान को दर्शाती है? अब ये जैसे मैंने बताया, कृष्ण की मूर्ति है, बकरिया, ये कार्तिकेय की मूर्ति है, ये सभी काशी में जो गुप्त काल में कला चल रही थी, सारनाथ में चल रही थी, उसी तरह की शहर में भी चल रही थी, उसको दिखाती हैं। सारनाथ से मिले बुद्ध की प्रतिमाएं भी हैं यहाँ। तो ये कला को जो उस समय की काशी की विशिष्टता को दर्शाती है। हाँ, कला जो थी। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुगल, राजस्थानी और पहाड़ी चित्रकला के संदर्भ में भारत कला भवन का संग्रह कितना समृद्ध है? चित्रकला में भारत कला भवन जी संसार के जो सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय हैं उनमें एक माना जाता है। हमारे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 10,000 से अधिक चित्र यहाँ हैं। राजस्थान की शैलियों के उत्कृष्ट चित्र, मुगल में जो अकबर ने सर्वप्रथम चित्रित कराया था हमजा नामा, जिसके भारतवर्ष में कुल 4 या 5 हैं, उसके 2 पन्ने हैं। कपड़े पर ये कपड़े पर कागज चिपकाकर बड़े आकार का चित्र बनाया गया था और संसार भर में 30 या 40 हैं कुल, तो वो है। उसके बाद जहांगीर काल का शेख फूल हमने बताया था, शाहजहां काल के भी शाहजहां नामा के और सब चित्र हैं, तो बहुत उत्कृष्ट है। राजस्थान के मेवाड़ शैली के बहुत हैं, और ये जो राजस्थानी शैली प्रारंभ हुई थी उसके उदाहरण है, मृगावती है और है। और उसके भी पहले आप चले जाइए तो ताड़पत्र पर पूर्वी भारत में पाल सम्राटों के लिए जो बौद्ध ग्रंथ लिखे जाते थे उसके सचित्र पत्र कई हैं। तो ये सब हर संग्रहालय में है भी नहीं, बहुत थोड़े से संग्रहालयों में है जो भारत कला भवन में है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या भारत कला भवन केवल कला का संग्रह है या यह भारतीय ज्ञान परंपरा का भी प्रतिनिधित्व करता है? देखिए, ऐसा है कि कला तो एक माध्यम है ज्ञान दर्शाने का। यहाँ संसार भर के विद्वान आते हैं, अध्ययन करते हैं। मैंने बताया था कि आचार्य आनंद कुमार स्वामी जो भारतीय कला के आपका सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं, वो आए, उन्होंने यहाँ की सामग्रियों को प्रकाशित किया। संसार में कोई भी ऐसा विद्वान नहीं है जिसने कला भवन की वस्तुओं को प्रकाशित नहीं किया हो अपने लेख में, पुस्तक में। जी गुरुदेव, क्या यहाँ की कलाकृतियां धर्म, दर्शन और समाज के समन्वय को दर्शाती हैं? यहाँ की कलाकृतियां निश्चित रूप से धर्म, दर्शन और समाज को, क्योंकि उस समय का जो समाज था वो हम इससे पता कर सकते हैं कि एक तरफ भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, एक तरफ कृष्ण की गोवर्धनधारी प्रतिमा है, एक तरफ कार्तिकेय शैव प्रतिमा है। और ये उस समय के समाज को दिखाता है कि काशी में बौद्ध, वैष्णव और शैव तीनों धर्म की परंपराएं चल रही थी। इसी से मैं बता सकता हूँ कि लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व का राजघाट से मिला यक्ष की प्रतिमा है। ये त्रिमुख यक्ष है। उस समय यक्षों की लोक परंपरा में बहुत पूजा होती थी और इनकी कई ऐसी मूर्तियां मिली है मथुरा से या अन्य स्थानों से, वो भी महत्वपूर्ण है।
गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्राचीन कलाकृतियों के संरक्षण में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? देखिए, एक तो आ, सभी चीज होता है, पाषाण में कम होती है, लेकिन कुछ केंद्रों के पत्थर में सॉल्ट होता है, तो वो धीरे धीरे उसको काट देता है पाषाण को जी। और जैसे पांडुलिपियों में, चित्रों में, या तो वो तालपत्र पर हैं या कागज पर हैं, जी। तो उनकी सुरक्षा बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, और तो उनको तो बार बार सुरक्षित करना पड़ता है। वस्त्र भी इसी तरह के हैं। जी। गुरुदेव, भारत कला भवन को वैश्विक स्तर पर और अधिक पहचान दिलाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? हमारे ख्याल से प्रकाशन होना चाहिए संग्रह का, जी। जिससे नए जो शोधकर्ता हैं, विद्वान हैं, उनको पता चले कि कला भवन में क्या क्या है। जी। बार बार इस हर विभाग के वस्तुओं का प्रकाशन, ये श्रृंखला चलती रहनी चाहिए। जी। गुरुदेव, आपका भारत कला भवन से जुड़ा सबसे यादगार अनुभव क्या रहा है? देखिए, मैं तो बचपन से ही, जब से आँख खोली है, मेरे दादाजी उसको बड़ा पुत्र मानते थे अपना, और मेरे पिता से ज्यादा उसको प्यार करते थे, जबकि मेरे पिता एक ही पुत्र थे उनके। अच्छा। तो इतना लगाव था उनको, उसके लिए कुछ भी कर सकते थे वो। जो इतना बड़ा मनसबदार परिवार का मालूम पड़ जाए कि कोई वस्तु किसी के पास है, 2 किलोमीटर दूर है, पैदल चले जाते थे वो वस्तु लेने। अच्छा। हाँ, और लोगों से पैसा इकट्ठा कर करके मांग मांग के वस्तुएं खरीदते थे। मैंने 4 महीने जी। भारत कला भवन में कार्य किया है। जी। वो मैं भूल नहीं पाता अनुभव। वो बहुत श्रेष्ठ था, बहुत सीखा हमने वहां पर, क्योंकि जब आप कलाकृतियों को छूते हैं और अपने पास से देखते हैं, तो उसकी समझ ज्यादा होती है पुस्तकों में देखने से। अनुभव कुछ साझा करें, जो 4 महीने आपने समय दिया। मैंने सब चित्रों की कैटलॉगिंग किया था। जी। उसके बाद वस्त्रों पर भी कुछ काम किया था। समय बहुत थोड़ा था, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कर पाया। जी। उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी, मैं अमेरिका पढ़ने चला गया, तो मुझे छोड़ना पड़ा नौकरी। जी। और बहुत सुखद था वो अनुभव। गुरुदेव, अगर आपको एक ही कलाकृति चुननी हो जो काशी की आत्मा को दर्शाती हो, तो वह आपके लिए कौन सी होगी और क्यों? असंभव, ये बहुत मुश्किल है। हर कलाकृति जो है ना, एक से बढ़कर एक, किसी की तुलना नहीं करी जा सकती, तुलना करना कि ये बेहतर है। ये उसकी बेइज्जती होगी, तो इसलिए मैं ये पाप नहीं लूंगा अपने साथ कला इतिहासकार होने का। गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति पहली बार काशी आए, तो आप उसे भारत कला भवन देखने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे और क्यों? हाँ, वैसे तो सभी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय आते हैं, जी, वो ज्यादातर लोग जाते हैं। जी। लेकिन अभी भारत में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता बहुत नहीं है, जैसा कि हम विदेशों में देखते हैं। जी। लेकिन फिर भी उनको बताएंगे कि संग्रह में क्या क्या विशेष चीजें हैं, आप जाइए, देखिए, समझिए, और प्रयास करेंगे कि जाएं और फिर आए तो उसका आनंद लेते हुए मिलें। धीरे धीरे जागरूकता आएगी। भारत कला भवन को एक वाक्य में अगर परिभाषित करना चाहें तो आप कैसे करेंगे? भारतीय कला, इतिहास, संस्कृति का एकमात्र स्थान है ये। यहाँ हर एक चीजें मिलती हैं, और एक बहुत विशिष्ट संग्रह है ये।
दादाजी की कोई आपकी ऐसी सोच या कल्पना जो अगर आज वो होते तो उसे पूरा करना चाहते? अब दादाजी की ही कल्पना थी। अब किसी भी संग्रहालय में साहित्यिक विभाग नहीं है जी वो बहुत दूर की सोचते थे। जी उन्होंने साहित्य काशी के साहित्य का भी संग्रह किया और उनको उनका सबसे बड़ा ये था ना कि ये कला भवन की जो वस्तुएं हैं वो लोगों तक आसानी से पहुंचे और उन्होंने हमेशा शोधकर्ताओं विद्वानों को आकर्षित किया, स्वागत किया। और उस समय तो फोटोग्राफी से छपते थे जी फोटोग्राफ दिया, कोई बंधन नहीं कि आपको ये फॉर्म भरना होगा या इतनी फीस लगेगी या कुछ नहीं, खुले हाथ उन्होंने और अपने जो उनके अपना ज्ञान है वो भी उनसे साझा करते थे जी। तो बल्कि जो चित्रकला के मूर्धन्य, भारतीय चित्रकला के मूर्धन्य विद्वान हुए, WG आचार्य, NC मेहता, डॉक्टर मोती चंद और लोग, उनको भी उन्होंने एक तरह से वो मेरे दादाजी को गुरु मानते थे जी। उन्होंने ही उनको प्रेरित किया, सिखाया। और आज के शोधार्थियों के लिए गुरुदेव आज का आपका क्या संदेश रहेगा? शोधार्थियों से मेरा निवेदन है जी कि ये जो आजकल कंप्यूटर से कट एंड पेस्ट ये है, इसको छोड़कर पुस्तकालय में जाएं और कलाकृतियों को देखें, उससे ज्ञान बढ़ेगा और नई नई बातें पता लगेंगी। आप देखेंगे 2 बार 4 बार एक चित्र को तो आपको लगेगा कि अरे ये तो किसी ने लिखा नहीं है, ये इसमें है, तो वो नई खोज होगी। जी। अभी आपने बताया कि आप भारत कला भवन में 4 महीने कार्य किया और उसके बाद स्कॉलरशिप मिली और अब विदेश पढ़ने चले गए। तो ऐसा क्या चीज रहा जो आपको काशी में मिला और वहां नहीं मिला? देखिए, विदेश में अमेरिका गया था, मैंने तो अमेरिका कभी पसंद नहीं किया और वहाँ मैं जब अपना MA खत्म कर रहा था तो मेरे प्रोफेसर ने बुलाया जी और उनको बड़ा वो था कि मैं उछल के कूदने लगूंगा। उन्होंने कहा कि फलानी जगह मैंने तुम्हारे लिए नौकरी पक्की कर दी है, 2 महीने बाद तुम वहाँ ज्वाइन कर लो, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की। मैंने उन्हें हाथ जोड़कर कहा कि मैं अमेरिका में नहीं रहना चाहता, मैं वापस काशी जाना चाहता हूँ और वापस आ गया। वहाँ की जीवन शैली बनारसी को कभी अच्छी नहीं लगेगी, तो मुझको अपना बनारसी प्रिय है। हाँ ठीक है, आप गए 2 महीने 4 महीने घूम आए, कर लिया, कुछ काम कर रहा है, लेकिन रहने के लिए मुझे पसंद नहीं आया। काशी में आपका अनुभव कैसा रहा? काशी तो फिर मस्ती की जगह है, मस्ती मैंने भी किया जी। मेरे दुर्भाग्य से जितने ये मस्त काशी वाले, अब तो वो मस्ती खत्म हो रही है, सब चले गए छोड़ के, लेकिन बहुत मजा किया, बहुत मस्ती किया है काशी में। काशी की में संगीत सुना, अक्खर बोली भी बोला, भांग बिछाना, कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं किया हो मस्ती का। एक लाइन में कहा जाए तो काशी क्या है? काशी तो विश्व की मैं कहूँगा कि केंद्र भूमि है जी। यहीं से संस्कृति ज्ञान पूरे विश्व में फैला होगा। बाबा की नगरी है, मस्त है, कोई यहाँ छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है, तो ये अनोखा है। आपको लोग आपके वस्त्र से नहीं पहचानते हैं, आपकी योग्यता से पहचानते हैं, जबकि और शहरों में वस्त्र पर होता है कि भाई सूट बूट में है और ये है। यहाँ तो मेरे दादाजी बताते थे कि एक रईस वो भी गमछा लपेट के गंगा जी किनारे जाके भांग छानता था और एक डेली वेजर वो भी उसी मछली से जाके छानता था,
अब ये जरूर है कि भाई रईस के उसमें माने महंगी चीजें होंगी, उसके में सस्ती नहीं होंगी, लेकिन दोनों की मस्ती में दोनों कोई, की मतलब एक जैसी थी, कोई उसमें कोई परिवर्तन नहीं था। गुरुदेव, आपके पास समय का अभाव रहता है और स्वास्थ्य भी आपका ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन इसके बाद भी मेरे द्वारा एक बार प्रार्थना करने मात्र से ही आपने जो मुझे अपना सानिध्य प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त कराया, उसके लिए मैं निश्चित रूप से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद।